हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि 2 वीडियो न्यूमेरिकल का आप लोगों को चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप ग्रुप डी न्यूमेरिकल करके प्ले लिस्ट होगा, उसको चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग देखने चल रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें परमाणु और अणु के बारे में, एक परमाणु और अणु के बारे में विशेषकर देखा जाएगा, जिसमें परमाणुओं के बारे में देखा जाएगा और उसके अणु के बारे में, अणु कैसे बनते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु देगा, उसके परमाणुता को देखेंगे हम लोग, मोल कंसेप्ट वगैरह भी है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, जो कि परमाणु कैसे बना, अणु कैसे बना, ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर वे में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है परमाणु और अणु, डाल्टन द्वारा दिया गया सिद्धांत भी है। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलेंगे। चलिए पहले कह रहा है परमाणु। तो देखिए महर्षि करांत, परमाणु को पहले जानिए जो परमाणु क्या है। महर्षि करांत भारतीय दार्शनिक थे। यह महर्षि करांत, देखिए महर्षि करांत ने क्या किया था। महर्षि कनाद थे जो महर्षि कनाद, ये महर्षि कनाद थे। इन्होंने बताया कि परमाणु वे पदार्थों से बना है जिनको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, यानी कि पूर्णतः विभाजित करते जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जिन द्रव्यों से बना है, अगर उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाए, एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद से उस द्रव्य को उससे छोटा नहीं किया जा सके। उसके बाद उस द्रव्य को उससे छोटा नहीं किया जाएगा। उसे क्या कहते हैं, परमाणु नाम दिया। यानी कि परमाणु अविभाज्य, यानी कि कहने का मतलब है, महर्षि कणाद ने कहा कि परमाणु उन द्रव्यों से बना है और उन द्रव्यों को एक छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित किया जाए तो एक समय ऐसा जाएगा, एक ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होगा जिस पे उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु अविभाज्य हो जाएगा। तो जिसे, और उसके बाद उसको नाम क्या दिया, यानी कि परमाणु अविभाज्य होता है और उसे परमाणु कहते हैं। यानी कि उसके द्रव्य को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ के बाद वह छोटा नहीं हो सकता, यानी कि परमाणु अविभाज्य। और उसके बाद और सारे दार्शनिक भी आए जिन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है कैसे। तो उसके बाद क्या है, भारतीय दार्शनिक ने कहा, तो कहते हैं पकुदा कात्यायन ने भी वही दिया जो कि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसको हम अगर विभाजित, यानी कि हम इन द्रव्यों को विभाजित करते हैं तो यह कभी एक समय ऐसा आएगा कि यह उसके बाद विभाजित ही नहीं हो सकते, एक ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रेटिक्स, यानी कि एनसीईआरटी में दिया है, एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी यही सिचुएशन थी, यानी कि 2-3 दार्शनिकों के द्वारा उस समय तक देखा गया कि वही दे रहे थे परमाणु का जो परिभाषा दे रहे थे, वही दे रहे थे क्या कि उनके कणों को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो एक समय ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करेगा जिसके बाद हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही हम परमाणु अविभाज्य होता है, इसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं, चलिए अब हम लोग को क्या करना है। अब जब उसके बाद है डाल्टन साहब आए हमारे, इन्होंने परमाणु सिद्धांत का नाम दिया। डाल्टन साहब आए तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु को बताया कि परमाणु होते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उसको जब टुकड़े टुकड़े में विभाजित किया जाता है तो ऐसा समय आता है जब वह नहीं विभाजित हो पाता है, यानी कि परमाणु अविभाज्य होता है। तो क्या कहे, इन्होंने क्या काम दिया, इन्होंने इससे उन्हीं की परिभाषा को दोहरा दिया, यानी कि इनके द्वारा भी वही दिया गया, इनके द्वारा एक केस पैदा किया गया, यानी कि इनके द्वारा क्या, रासायनिक संयोग के, परमाणु रासायनिक संयोग के, डाल्टन के द्वारा क्या था, परमाणु एक पॉइंट जो है, परमाणु रासायनिक संयोग के क्रिया के नियम पर काम करते हैं, परमाणु रासायनिक संयोग पर कार्य
यानी कि इन्होंने जोड़ा कि परमाणु अविभाज्य है, उसके साथ साथ परमाणु रासायनिक संयोग पर कार्य करते हैं। परमाणु किस पे काम करते हैं? रासायनिक संयोग पे काम करते हैं। चलिए हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है कि अब देखते हैं परमाणु की जो त्रिज्या होते हैं उसे नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या को इसमें नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं, नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं, नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। अब कहेगा तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर वही आपसे पूछ दे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं और 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर 10⁻⁹ नैनो। अब देखिए क्या, परमाणु की त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे, बरसक आपको प्रयास है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी याद रहे कि परमाणु किसे कहते हैं, क्यों आया। अभी तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, परमाणु वाला हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे। चलिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, परमाणु की त्रिज्या इतना होता है, और 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। अगर आपको नैनोमीटर में पूछता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर आपको मीटर में पूछता है तो -9 होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर चलते हैं, यानी कि हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे, क्योंकि यह बताना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर है परमाणु और अणु, तो हम लोग परमाणु और अणु को भी समझेंगे, अणु को भी समझेंगे। तो देखिए परमाणु को समझना अति आवश्यक था कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में होल कॉन्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना अभी न्यूमेरिकल हमको करना है। तो चलते हैं, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया है उसको हम लोग कर लेते हैं, जी वो न्यूमेरिकल क्या दिया है आपको। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपको क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसे मिटाते हैं। दरअसल क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है आपको, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे नहीं लगा, हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी लगाने की, अभी लिखना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा जी क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, प्लस लिखिए, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को फार्मूला में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वीडियो क्वेश्चन को ऐड करके लाएं। चलिए आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम इथेनोइक अम्ल अधिकृत होते हैं 2.2 ग्राम CO2 और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइक एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप है या नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप, तो पहले समझना कि द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है उसको पहले समझें। तो कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण यानी कि द्रव्यमान को न तो सृजित किया जाता है न ही विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार कह रहा है, द्रव्यमान समझिए,
द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, देखिए अनुसार द्रव्यमान को कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान को न तो सृजित किया जाए, द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है, किया जाता है, न ही विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे समझिए, द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि हम ना तो द्रव्यमान को विनाश कर सकते हैं, न ही सृजित कर सकते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, जो नहीं तो विनाश कर सकते हैं, नहीं सृजित कर सकते इसको। अब देखिए बनाने के लिए, देखिए यह एक अभिक्रिया है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया में दिया है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5.3 ग्राम Na2CO3 एवं 6.0 ग्राम इथेनोइक अम्ल अधिकृत किया जाता है, किसी अभिक्रिया में डाला जाता है और उसके रूप में उत्पाद के रूप में कुछ प्राप्त किया जाता है। क्या, तो देखिए अभिक्रिया के रूप में क्या डाल सकते हैं आप, तो देखिए यह है 5.3 ग्राम प्लस Na2 को 60 ग्राम इथेनोइक अम्ल को अधिकृत किया गया, अभिक्रिया में डाला गया। तो कितना है, इसको मिटा दीजिए, तो कितना दिया गया है, प्लस 6.0 ग्राम अधिकृत किया जाएगा, ऐसे एरो दे दीजिएगा तो दिया जाएगा। अब 0.2 ग्राम CO2, तो 0.2 ग्राम क्या है CO2, यहाँ पर लिख लीजिए CO2 प्लस 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइक, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइक एवं 0.9 ग्राम जल का उत्पाद, यही ना उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उत्पाद, एरो के बाद वाले जो भी प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। यानी कि जो अधिकृत किया गया है, ये उत्पाद के रूप में कोई अभिक्रिया करा रहा है, उसमें अधिकृत किया गया उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, तो कितना 0.9 जल प्राप्त हुआ है, प्लस में 0.9 ग्राम जल भी प्राप्त है। अभी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ग्राम को ऐड करेंगे, यानी द्रव्यमान को ऐड, जब दोनों द्रव्यमान बराबर होगा तो यह कथन सत्य होगा कि यह द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप पालन करता है। चलिए इसको ऐड कीजिए, 3 6 25 11.3 ग्राम यहाँ से अभिकारक हुआ और उत्पाद कितना हुआ, जोड़िए 9 9 2 11, यानी कि 9 2 11 और 2 13, 13 का 3 हो गया, कैरी हुआ 1 2 8 2 10 1 11 ग्राम। यानी कि कह रहे हैं द्रव्यमान दोनों जगह बराबर आ रहा है। अभी द्रव्यमान अगर दोनों जगह बराबर आ रहे हैं, यानी कि यह द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है। अब देखिए, तो यही ना बताया था द्रव्यमान संरक्षण में की अभिक्रिया, यानी कि द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सृजित किए इतना, विनाश यहाँ पे इतना को डाले, यहाँ पे इतना को निकाले, यानी कि इसका ना क्षय हुआ है, ना कोई बड़ा बढ़ोतरी हुआ, ना कोई क्षय हुआ, यानी कि इतना द्रव्यमान जो था, इतना द्रव्यमान जाके इधर उत्पाद में भी उतना द्रव्यमान, अतः यह साबित होता है कि द्रव्यमान संरक्षण पे कार्य कर रहा है। अब देखिए आपको अगर ऐसे, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आई दे देगा एक ठो, कहेगा कि द्रव्यमान संरक्षण को यह अभिक्रिया अगर लागू करता है तो बताइए कि जल किस मात्रा में उत्पाद में बनेगा। अगर उत्पाद के रूप में ये दोनों बना देगा, आपको जल तो देगा, तो क्या कीजिएगा 11.3 कर दिया, इसको जोड़ के इसमें से घटा दीजिएगा तो प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे देखिए क्या कर रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है एनसीईआरटी में जो दिया है, आपको एनसीईआरटी से कराया जाता है
प्लीज़ आप लोग अगर क्वालिटी अगर बढ़ा कर देखिएगा तो अच्छा दिखेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, आपको 720 क्वालिटी दिया गया है। आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, क्वालिटी बढ़ाइए, उसके बाद देखिए। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान, कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 संयोग करके जल का निर्माण करता है। जल यानी कि H2O। तो क्या, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, तो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल संयोग करता है 1.8 क्या द्रव्यमान संयोजन करके करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ अगर कह रहा है जी, अभी तत्काल में अगर कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 संयोग करके जल का निर्माण करता है, तो कह रहा है और वर्तमान में अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 है अभी, तो अगर 3 कर दे, हाइड्रोजन को 3 कर दे तो कितना ग्राम ऑक्सीजन को लेगा, ताकि वो कितने ग्राम ऑक्सीजन की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए। और अगर हाइड्रोजन कर देते हैं 3, तो तब देखिए क्या देखिएगा, यहाँ पे सीधे देखिए 1.8 कर रहा है, तो कहेगा क्या जी 1 ग्राम हाइड्रोजन, एक ही ना, 1 कर दीजिए, उसके बाद उससे गुना कीजिए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की पूर्ति करता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए 80:1:8। इसमें 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 करते अगर नहीं रहता तो कह रहा है 1 ग्राम। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर आप ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन तो आप कर पाते, गारंटी बोलिए, कमेंट करके जाइए, जो ऐसा देता तो आप कर पाते, नहीं कर पाते क्योंकि आपने नहीं देखा था। एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी मस्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को इतना ग्राम ऑक्सीजन को लेने के बाद जल बना रहा है पूर्ण रूप से, तो 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो कह रहा है क्या, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, तो 3, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 8 है, तो 3 के लिए 8 3 का 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। आंसर हो गया, क्या हो गया, यही 24 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग देखिए, 2 को क्वेश्चन बना दिए। देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुसार कर रहा है, इसे इतना बड़ा हार्ड है कि मतलब देखने के बाद आदमी छोड़ सकता है। लेकिन समझिए कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के संयोग करता है, तो उसको अगर एक हाइड्रोजन 8 गो ऑक्सीजन लेके अपने साथ चलता है, तो 3 गो हाइड्रोजन है, तो कितना ऑक्सीजन लेके जाए, 8 3 के 24 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर वह जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एनसीईआरटी में क्या किया है, आपको दिया है परमाणु के प्रतीक, परमाणुओं के प्रतीक। देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये कभी कभी न्यूमेरिकल में भी दे देता है, अगर रीजनिंग बनाते हैं तो कभी कभी न्यूमेरिकल में भी देता है, जो कि प्रतीक दे देगा 2 गो। आप पूछेगा आपसे क्या, आपसे पूछेगा कि बताइए ये किसका है, मतलब कि हमको प्रतिरोध है, तो क्या करिएगा ओम हो जाता है, ऐसे अमीटर हो गया, ऐसे अमीटर दर्शाते हैं ना, अमीटर हो गया ना। तो देखिए वही कह रहा है कि उसको कैसे दर्शाइएगा, केमिस्ट्री में कहता है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में दिया है कि हम कैसे दर्शा सकते हैं, जो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं और उसके बाद सल्फर को कैसे दर्शा दें। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, डाल्टन साहब ने क्या दिया था, आधुनिक कह रहा है परमाणु के आधुनिक प्रतीक। देखिए नोट बनाइए, परमाणु के आधुनिक प्रतीक इसमें दिया था। तो चलिए डाल्टन, शुरुआत में डाल्टन दिए थे, उसके बाद बर्जीलियस ने भी दिया था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे डाल्टन के जो परमाणु के प्रतीक जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही पढ़ना है हम लोग को। बर्जीलियस साहब ने भी दिया था, तो
इन्होंने दिया था, इन्होंने प्रतीक को दर्शा दिया था। बर्जीलियस साहब ने क्या दिया था, उन्होंने नाम के 2 अक्षरों को लेके प्रतीक किया था, उन्होंने दिया था। लेकिन हमको देखना है कि यहाँ पे डाल्टन के द्वारा दी गई प्रतीक जो थी है, डाल्टन के द्वारा क्या दिया गया हमको देखना है। परमाणुओं के आधुनिक, आपसे पूछेगा आधुनिक प्रयोग को प्रथम बार किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। तो पहला देखिए हाइड्रोजन, नोट कर सकते, हाइड्रोजन को कैसे दर्शा सकते हैं, तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दर्शाना होगा तो ऐसे दर्शा सकते हैं आप। हाइड्रोजन को ऐसे दर्शा। अब चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन, और कार्बन को देखिए कैसे दर्शा, ऐसे कीजिएगा। अब देखिए इसको पूरा पेंटिंग कर दीजिए। कार्बन में क्या है, पूरा पेंटिंग है। कार्बन में क्या है, ये ब्लैक है। कार्बन क्या है, ब्लैक होता है कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को क्या करना है, ऐसे ही रह देना है। ऑक्सीजन O2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन को कैसे करिएगा, वो लिखिए। ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फास्फोरस है। देखिए अब कह रहा है यहाँ पे फास्फोरस है। फास्फोरस में त्रिभुज जैसे ऐसे रचना है। देखिए ये हो गया ना ऐसे, ये हो गया फास्फोरस, ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है आपको, उसके बाद दिया है सल्फर को कैसे करना है, ऐसे बना देना है और इसको प्लस वाला छीन देंगे। तो ये हो गया आपको, ये हो गया सल्फर, ये हो गया आपको सल्फर हो गया, ये हो गया। देखिए ये कब आएगा आपको काम, सीधे दीजिए। इनमें से बताइए कौन सल्फर का आधुनिक प्रतीक है, इनमें से कौन सल्फर का आधुनिक प्रतीक है। तो आपको ये देखना, चूज करना होगा। फास्फोरस का ये, हाइड्रोजन का ये है। उसके बाद देखिए अब दे रहा है, उसके बाद दिया है आयरन को ऐसे प्रतीक करते हैं। आयरन को Fe बोलते हैं, देख लीजिएगा। चलिए और उसके बाद कह रहा है कॉपर को कैसे दिया है, C बना दिया। कॉपर कैसा होता है, C से Cu होता है, तो C बना दिया है। शीशा दिया है, शीशा को ऐसे दिया है। शीशा यानी कि अब हो गया आपको Pb दिया है, यानी Pb शीशे होता है। कॉपर Cu होता है, Cu नोट कीजिएगा। सिल्वर दिया है, सिल्वर को S से दर्शाता है। सिल्वर को ऐसे दर्शाया, सिल्वर को ऐसे दर्शाया। उसके बाद दिया है आपको गोल्ड। देखिए गोल्ड में क्या किया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे छोटा पतला सा दिया है, मैंने इसको पेंटिंग किया है। ये पतला वाला जो होगा ना, पतला वाला ऐसे बोलिए ना, ऐसे कीजिए। जी लिख दिया है, तो ये हो गया गोल्ड। Au होता है, प्रतीक भी लिखते जाइएगा, बता रहा है। Au होता है गोल्ड का। प्लेटिनम, तो P लिखा है, प्लेटिनम को P लिख के, प्लेटिनम Pt होता है, प्लेटिनम को P लिखा है। उसके बाद पारा Hg दिया है। तो पारा को कैसे लिखा है जानते हैं, ऐसे दे दिया है। यहाँ पे E ऐसे दिया है, ऐसे मोटा वाला। इस पे क्या गया, इस पे ऐसे बिंदु जैसा मोड़ दिया है, देखिए। इसको पेंट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पारा, ये हो गया आपको पारा, Hg हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको देखिए, डाल्टन साहब का इन्होंने दिया था, जो यही दिया था कि आधुनिक प्रयोग में हम किसको कैसे प्रतीक करते हैं। आधुनिक प्रतीक में दिया था हम किसको कैसे प्रतीक करते हैं, ये भी बताना जरूरी था। चलिए अब नेक्स्ट को चलते हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को क्या कह रहा है, अब हम लोग को सीखना है परमाणु, यानी कि परमाणु। एक बात नोट कीजिएगा, परमाणुता किसे कहते हैं, यानी कि किसी अणु में जितना, किसी अणु जो होता है, किसी परमाणु जो होता है, छोटे देखिए अणु क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो किसी अणु में जो भी परमाणु मौजूद होता है उसकी परमाणुता हो जाती है। जैसे देखिए परमाणुता, तत्वों की परमाणुता हमको ज्ञात करना है। तो किसी अणु में जो परमाणु होते हैं, तत्व होता है, उसमें अणुओं की संख्या, जैसे O2 हो गया, देखिए O2 हो गया। तो O2 आपको लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा, तो O2 यानी कि इसमें कौन वो O2 क्या होता है, वो मिल के बना होता है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणु, चलिए यहाँ पे नोट करते रहिएगा। परमाणुता डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, नोट कीजिएगा। अक्रिय गैसों की परमाणुता 1 होती है। अक्रिय गैसों
अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। कितना होती है? अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। उसी तरह हम नोट करते जाएंगे ये किसका क्या होता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है तो उसका एक होगा, हीलियम का एक होगा, क्रिप्टॉन का एक होगा, जेनॉन का एक होगा, ऑर्गेनिशन का भी एक होगा, क्योंकि सात में कितने परमाणु अक्रिय गैस कितने हैं? 7 है। अक्रिय गैस कितने हैं? 7 है। अब चलिए नोट करते जाइए। हाइड्रोजन में 2 होता है, H2, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2, उसके बाद नाइट्रोजन नोट कीजिए, नाइट्रोजन में 2। देखिए जैसे जैसे N2 लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, तो यही दर्शा रहा है लगभग, ध्यान रखिए यही दर्शा रहा है। क्लोरीन Cl2 2 होगा, क्लोरीन हो गया। उसके बाद क्या करेगा? P4 यानी कि P4 फास्फोरस, आपको बोलेगा फास्फोरस को ऐसे रिएक्ट करते हैं तो P4 इसमें हो जाएगा। देखिए सल्फर S8 होता ना, S8, तो सल्फर में पूछेगा तो या तो 8 होगा या क्या होगा? बहु परमाणु बहु परमाणु लिख देगा तब भी आंसर होगा, या 8 होगा तब भी होगा आंसर। चलिए अब नोट कीजिए आप लोग, जो अब क्या कर रहे हैं, कुछ और नोट है। सोडियम है, पता नहीं मार्कर क्यों नहीं चला। सोडियम Na1 होता है। उसके बाद आपको सोडियम हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, आयरन हो गया, आयरन Fe होता है, 1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आपको कॉपर भी एक होता है, Cu, कॉपर भी एक होता है। इसे इतना नोट करिएगा, एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। आपको एनसीईआरटी से बाहर कभी पूछ नहीं सकता है, इतना ही दिएगा। ग्रुप डी के पेपर में ऐसे दिया है आपको, जो अक्रिय जैसे हीलियम दे दिया था, पूछा था जो हीलियम की परमाणुकता कितना होता है? एक होता है। एक और शायद पूछा था कोई, हाइड्रोजन में कितना होता है? तो हाइड्रोजन में 2 होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है एनसीईआरटी में, नेक्स्ट क्या दिया था उसको हमने नोट किया है। यानी देखिए दरअसल बात है जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है पढ़ना, यानी कि उसमें पढ़ना पड़े तो पूरा बुक पढ़ना पड़ा। हमने पूरे बुक को पढ़ा, उसके बाद उसको क्या किया, कॉपी पे नोट किया, जिसमें से अच्छा पॉइंट कौन सा न्यूमेरिकल का निकल के आ रहा है, या उसमें से अगर हम जिस दिन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे 9th-10th का, उसमें आपको बताएंगे जो उसमें से खगोल कर निकाला जाएगा जो आपको किस तरह पढ़ना है। नहीं तो एनसीईआरटी बैठेगा पढ़ने तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक को उसमें से निकाला जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अब हमको क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि हम फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। किसी भी तत्व, 2 तत्व जब मिलते हैं तो उसके फार्मूला को कैसे हम लिख सकते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र को लिखना है हमको, यानी कि रासायनिक सूत्र को लिखना है। रासायनिक सूत्र को कैसे लिखना है? परमाणु के रासायनिक सूत्र को हमको लिखना स्टार्ट कर देना, यानी कि जानना है कि हम रासायनिक सूत्र, अगर हमको दे दीजिए अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखिए, लिख दिए नाइट्रेट का फार्मूला लिखिए, तो क्या कीजिएगा? तो देखिए रासायनिक फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र को हमको लिखना है, रासायनिक यौगिकों का सूत्र खोलिए। रासायनिक यौगिकों का सूत्र, चलिए हमको लिखना है रासायनिक यौगिकों का सूत्र। अगर आपको रासायनिक यौगिकों का फॉर्मूला लिखना है तो आपको 2 कंडीशन है, उसको ध्यान में रखो। पहला कंडीशन क्या है? पहला आपको तो संयोजकता आना चाहिए, और परमाणु के जो तत्व होते हैं उनके यानी कि प्रतीक आना चाहिए, यानी कि पहला प्रतीक आना चाहिए, दूसरा संयोजकता पता होना चाहिए, तब पता होना चाहिए। किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के संयोजकता को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो क्या करना होगा आपको? तो देखिए जैसे सोडियम का पूछा है, तो सोडियम कितना होता है? सोडियम Na कितना होता है? तो 11 पे होता है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, 2 8 8 और 2 10 1। जो अंतिम कक्षा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे आप बोलेंगे यही संयोजकता है। जैसे कार्बन है C6 होता है, इसका कार्बन का C6 यानी कि 6 होता है, तो 2
4 ये हम आपको अलग से बताएंगे, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको परमाणु को यानी कि उसके संयोजकता को कैसे, कक्षा क्या है कि LMN, इसमें भी अगर कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि LM कक्षा 4-5 होती है, उसमें भी बताया जाएगा। 2 4 यानी कि अंतिम कक्षा में 4 आ रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, 2 8 8 इस तरह तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अंतिम कक्षा में 4 है, इसको पूरा कक्षा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यही हो जाएगा। अगर आपको अंतिम कक्षा में 7 आता है तो आपको 8 से घटाना होता है, 8 - 7 बराबर 1 हो जाएगा, समझ। जैसे क्लोरीन Cl 17 होता है ना, तो देखिए क्या कीजिएगा, 2 8 2 10 10 7 17, 8 गो रहता है लास्ट में, तो 17 हुआ। लेकिन 7 हम इसका संयोजकता नहीं मानेंगे, संयोजकता कहेंगे 7, लेकिन इसको क्या करेंगे, किसी भी संख्या का संयोजकता 4 हो सकता है, 4 तक अंतिम। तो क्या है, 8 - 7 बराबर 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया क्लोरीन का। इसी तरह हमको याद करना होगा, तब जाके होगा। चलिए हम कुछ संयोजकता कुछ के लिखना स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि NCERT में कुछ कर दिया है, जो हम लिख देते हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद कोई फार्मूला उसके अलावा आपसे नहीं रेलवे एग्जाम पूछ सकती है। पहला चलिए नाइट्रेट, सोडियम का, पोटेशियम का आप तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो आयनिक यौगिक है, जो आयन है, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। जिसको हम लिख दे रहे हैं उसको आप कैसे निकाल सकिएगा, जो बहुपरमाणिक आयन है, जो बहुपरमाणिक यानी कि आयनिक तत्व जो बहुपरमाणिक है, बहुपरमाणिक जो बताया ना अभी, जो कार्बोनेट सल्फेट जैसे है, तो बहुपरमाणिक तो उसको कैसे निकालिएगा। तो चलिए पहला बहुपरमाणिक है नाइट्रेट है, नाइट्रेट याद रखिए, नाम भी याद रखिएगा, कहीं कहीं फार्मूला बनाने को देता है या कहीं कहीं नाम भी लिखने का देता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है, NO3 संयोजकता यहाँ पे लिखिएगा, संयोजकता लिखिएगा। तो NO2 क्या हो गया, NO3 नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट का 1 होता है। उसके बाद दिया है आपको हाइड्रो ऑक्साइड दिया है, हाइड्रो ऑक्साइड दिया है, हाइड्रो OH होता है। हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है, OH होता है, इसका भी 1 होता है। हाइड्रो ऑक्साइड जैसे देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मैंने CaOH2। तो देखिए कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है, तो 2 8 10 10 8 18 और 2 20 होता है, तो 2 हो गया इसका, तो 2 इधर अभी बता रहे हैं कि कैसे होगा। चलिए हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। अब उसके बाद लिखना है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला दिया जाता है NH4, इसका भी 1 होता है, अमोनिया NH4 का 1 होता है। उसके बाद कार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट का कितना होता है, CO3 होता है, CO3 होता है। इसका 2 होता है। माइनस प्लस छोड़ दीजिएगा, नेगलेक्ट कीजिएगा, माइनस प्लस को नहीं लेंगे, क्योंकि रासायनिक फार्मूला बनाते समय, रासायनिक सूत्र बनाते समय माइनस को नहीं लिया जाता है। चलिए कार्बोनेट हो गया। उसके बाद सल्फाइड लिखिए, सल्फाइड को लिखिएगा, तो क्या हो गया, SO3 हो जाएगा। देखिए सल्फाइड हो गया SO3, इसका हो गया। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फेट का क्या होगा, SO4 होगा। सल्फाइड और सल्फेट, तो ये हो गया 3, तो दोनों का 2 होता है, सल्फेट दोनों का 2 होता है। उसके बाद होता है फॉस्फेट एक है, फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 होता है, PO4 इसका भी 2 होता है। फॉस्फेट का भी क्या होता है, 2, PO4 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। तो हम लोग लिख लिए PO4 3 हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे लाइट लगा है, तो इसके चलते यहाँ पे परछाई भी बन रही है, थोड़ा मैनेज कीजिए। लेकिन हम लोग हट जा रहे हैं, ज़्यादातर दिख रहा है आपको। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब कुछ और भी लिखना होगा, जैसे क्लोराइड होता है, क्लोराइड का Cl होता है, क्लोरीन का तो Cl होता है, लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड की आपको लिख लीजिएगा। तो हाइड्राइड नाइट्राइड लिखिए, Na3 होता है। देखिए
पहले लिखना है आपको, लिखना है हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड। हाइड्राइड का क्या होगा, हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन को परिवर्तित करके इसका संयोजकता 1 होता है, संयोजकता 1 होता है। इसके बाद क्लोराइड, 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 क्लोराइड का Cl होता है माइनस होता है, वही 1 होगा, क्लोराइड हो गया। उसके बाद दिया है आपको ब्रोमाइड, 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 ब्रोमाइड का दिया है Br, इसका भी 1 होगा। उसके बाद दिया आपको आयोडाइड, आयोडाइड, डाइड, तो आयोडीन वाला रूप है, इसका भी 1 होता है। आयोडीन का आयोडाइड हो गया। अब देखिए सल्फाइड, देखिए सल्फेट पड़े हैं, सल्फाइड, सल्फाइड पड़े हैं, SO3 हो गया। और सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड, 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 सल्फाइड का हो जाएगा SO3 हो जाएगा, SO2 नहीं, सल्फाइड, एक सेकंड, सल्फाइड ये हो गया SO3, सल्फाइड का रहा था केवल S होगा, इसका 2 हो जाएगा सल्फाइड। जैसे अब इसको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे सोडियम सल्फाइड कोई बोल दिया तो क्या हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना, तो क्यों 2 इसका होता है, तो 2 इसका इधर चला जाएगा, हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पर आया ऑक्साइड, 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 साइड O यानी कि 2 होगा इसका भी। नाइट्राइड 3 होगा, नाइट्राइड, राइड, नाइट्राइड, इसका हो जाएगा N हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाइट्राइड, नाइट्रेट। अब देखिए हम सिखा रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं ये फार्मूला किसी चीज़ का आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब यहीं पे इसको रहने देते हैं, इधर पूरा बोर्ड है, इसको बता देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। और NCERT में दिया भी है हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड को आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन। देखिए इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। कितने बच्चों को अभी तक 9th 10th तो पढ़े नहीं होंगे, 9th 10th इंसान 10th पढ़ता है, 10th पढ़ के एक बार पास करता है, उसके बाद 11th से जोश जगता है चलिए हमको पढ़ना है। 9th तो पढ़ते नहीं हैं आप, तो देखिए 9th में ही दिया है आपको, क्या दिया है तो देखिए आपको दिया है, यानी कि 9th में दिया है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को क्या हो जाता है H, और मार्कर लिया धोखा दे दिया, H क्लोराइड का, देखिए क्लोराइड का, देखिए क्लोराइड का दिया आपको Cl, इसका संयोजकता कितना दिया 1, हाइड्रोजन का कितना दिया है 1, दोनों हो गया। तो देखिए कैसे तीर खींचेगा, पहले इस तरफ से, तो इस तरफ वाला पहले Cl, Cl हो गया। अब क्या हो गया HCl बन गया, इधर का इधर, एक एक है तो दोनों एक कट जाएगा, तो क्या होगा एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, दोनों एक काट देगा तो Cl हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, दूसरा NCERT में क्या दिया है। चलिए दूसरा NCERT में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र को लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है। देखिए पूरा, देखिए ये ऐसे थोड़ी है, हम दूसरे पूछे। देखिए ये NCERT का बुक है मेरे पास, इसमें से क्वेश्चन रहता है, आपको इसी में से पढ़ाया जाता है, जो भी है यही है। NCERT से क्वेश्चन को उठाइए, यहाँ पे बनाइए, आपको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको किस तरह समझाए ताकि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग देखिए, देखिए कितना सिंपल वे में है, कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा क्वेश्चन क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा है। तो देखिए इसको दिखाइए, ये बनाते हैं हाइड्रोजन, एक मार्कर और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, सल्फाइड का S। अब देखिए सल्फाइड 2 होता है तो इसके सामने 2 लिखना है संयोजकता, हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 लिखना है, दोनों को क्या करना है इस तरह क्रॉस कर देना है, और इसको लिख देना है H, तो इसके पास 2 हो गया, और H का 1 आ गया, H का 1 को लिखा नहीं जाता है तो H2S। चलिए अब बताइए कि आप लिखना सीख गए कि नहीं, लिखना सीख गए। चलिए एक और लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए किसी को कोई फार्मूला पूछ देता है डायरेक्ट, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र बताइए, तो बच्चे सोचे कैसे होगा, तो लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए क्लोराइड का फार्मूला Cl, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोराइड का फार्मूला Cl, क्लोराइड कार्बन का फार्मूला C, कार्बन का फार्मूला C। आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम, संयोजकता, परमाणु संख्या याद करना होगा। एक दिन हम उसको ले आके यहाँ पे जोड़ देंगे और बता देंगे ये कैसे याद करना है। चलिए अब देखिए कार्बन का कितना हो जाता है 4, क्योंकि 2 4 6 हो गया, तो अंतिम कक्षा में 4 है तो 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन का 1 होता है, इसको यहाँ पे खींचिए, इसको यहाँ पे, तो C के साथ 1 और Cl के साथ 4, तो क्या हो जाएगा CCl4। चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास आ गया। कोई कुछ भी पूछ दे दुनिया में, कोई कुछ भी पूछ दे, उसको केवल इतना ही में से पूछ सकता है और उसको आप नोट कर दीजिए। अरे वो ब्रह्मांड थोड़े खराब का, हम इंजीनियरिंग का एग्जाम थोड़े देने जा रहे हैं, हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ग्रुप डी में जितना पूछेगा NCERT पूछ रहा है तो उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे खत्म होता है आपका ये फार्मूला बनाना। चलिए एक और बनाइए, अल्मोनियम ऑक्साइड दिया है और को दिया है अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड एक और बनाइए, अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड दिया है। तो अल्मोनियम का फार्मूला Al, ऑक्साइड का O ऑक्साइड का कितना संयोजकता 2, तो 2 लिखिए। और अल्मोनियम का कितना होता है 13, अल्मोनियम कितना पर आता है 13 पे आता है, तो क्या आ जाएगा 2 8 10 और 3 13, संयोजकता हो गया 3, तो 3 इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए Al आई O हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 2 इसके साथ चला, इसका 2 इसके साथ चला जाएगा तो 2 और 3 का 3 यही हो गया Al2O3। अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Al2O3। अब चलिए एक और लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH, उसका संयोजकता ये कैल्शियम का 2 होता है, क्योंकि 2 8 10 10 8 18 और 2 20 पे आता है। अब देखिए इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे देखिए Ca1 और OH, O के साथ 2 जाएगा, 1 को नहीं लिखा जाता है, तो CaOH होल ट्वाइस 2 लिख दीजिएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रो CaOH2। चलिए यहाँ पे अब हमारा खत्म होता है, यहाँ पे आज क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं। कल इसी चैप्टर का मोल कंसेप्ट और द्रव्यमान, मोल कंसेप्ट और द्रव्यमान को आगे किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करें, और किसी ग्रुप या कोई भी व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट मिले। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।